नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर मेहताज क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आपको पता है, हम डेली साइंस के लाइव सेशन ले रहे हैं, जिसमें आज जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, है ना, मानव स्वास्थ्य और रोग, है ना। आज का सेशन थोड़ा सा लेट हो गया है कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से, तो माफ़ी चाहेंगे। सभी को गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग सब। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ, चलिए सबसे पहले आप कमेंट करके बताइए मेरी वॉइस क्लियर आ रही है नहीं आ रही है, बताइए। कुछ ही देर में हम क्लास शुरू करने वाले हैं। मेरी वॉइस क्लियर है? ठीक है, ओके। वॉइस क्लियर है। तो आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक कर दें, और सेशन को शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ पाएँ। और हम क्लास शुरू करने वाले हैं। आज की क्लास थोड़ी सी लेट हो गई है कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से। चलिए, आज जो आप देख रहे हैं ना, मानव स्वास्थ्य और रोग, इसके 15 क्वेश्चन लेके आए हूँ, जो आप जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे लेब असिस्टेंट हो चाहे रीट हो, है ना, सबके हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं, तो जुड़े रहिए। हम कुछ ही सेकंड्स में स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, आपको बताना है। कई जंतुओं द्वारा वायरस संक्रमण के फलस्वरूप उत्पन्न एंटीवायरस पदार्थ जो कि वायरस में गुणन को रोकता है कहलाता है ना। फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आपको बताना है। ठीक है। एंटीवायरल सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय द मेनी वर्टिब्रेट इन द रेस्पॉन्स टू वायरल इन्फेक्शन फॉर एग्जिस्टिंग द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरस इज नोन एज, है ना। कई जंतुओं द्वारा वायरस संक्रमण के फलस्वरूप उत्पन्न एंटीवायरस पदार्थ जो कि वायरस में गुणन को रोकता है क्या कहलाता है ना। उसको क्या बोलते हैं? जो वायरस को मल्टीप्लिकेशन होने से रोकता है, उसको क्या बोलते हैं? वेरियन बोलते हैं, या इंटरफेरोन बोलते हैं, एंटीवायरिन बोलते हैं, या फिर एंटीजन बोलते हैं? बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। आपको जल्दी से आंसर बताना है, कमेंट करते जाइए आप। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, आपको बताना है। जल्दी से आप कमेंट करते जाइए। वॉइस क्लियर नहीं है? क्लियर आ रही है शायद, आई थिंक। हेलो, एक बार कमेंट करके बताइए वॉइस मेरी क्लियर आ रही है नहीं आ रही है ना। फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, फर्स्ट का आंसर बताइए। वॉइस क्लियर है क्या मेरी? बताइए जल्दी से। राकेश का कमेंट आ गया, फर्स्ट का बी बता रहे वो। जल्दी से आप कमेंट करते जाइए। राकेश बोल, ठीक है राकेश। कुकू बी बता रहे हैं, उमा कुमारी गुड इवनिंग। राकेश रावत बी बोल रहे हैं। जल्दी से जल्दी कमेंट करते जाइए आप। सुगना बी बता रहे हैं, उमा कुमारी बी बता रहे हैं, राकेश बी बता रहे हैं।
चलिए देखते हैं फर्स्ट का आंसर क्या होगा। फर्स्ट देखिए, एंटी वायरन बोल रहा है ना। वायरन, वायरन क्या होता है? वायरस की जो फॉर्म होती है जो होस्ट के बॉडी के बाहर के प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं वायरन, है ना। तो ये वाला तो रॉन्ग हो जाएगा। फिर देखिए इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इंटरफेरॉन क्या करता है कि जो वायरस होता है उसको मल्टीप्लाई करने से रोकता है ना। और एंटीवीरॉन जो होता है वो वायरस के लिए जो ड्रग्स, दवाइयाँ या मेडिसिन जो यूज़ करते हैं उसको एंटीवीरन बोलते हैं। एंटीजन मतलब जो बाहर से पैथोजन या फॉरेन पार्टिकल बॉडी में आ जाता है और बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है उसको बोलते हैं एंटीजन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, है ना। ऑलमोस्ट सबका करेक्ट है, वेरी गुड, बने रहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन आज के सेशन का आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन बताइए, मेमोग्राफी, है ना। मेमोग्राफी क्या है वो बताना आपको। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, सीटी स्कैन ऑफ ब्रेस्ट, है ना। ब्रेस्ट का सीटी स्कैन है। सेकंड, स्टडी ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, या सी एक्सरे ऑफ ब्रेस्ट, या ब्रेस्ट फीडिंग। बताइए सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप बताइए। मेमोग्राफी के बारे में पूछा। मेमोग्राफी क्या होती है? सीटी स्कैन ऑफ ब्रेस्ट, स्टडी ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, एक्सरे ऑफ ब्रेस्ट, या ब्रेस्ट फीडिंग। बताइए। उमा कुमारी सेकंड का सी बता रहे हैं, एक्सरे ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है। बाकी के स्टूडेंट भी कमेंट करते जाइए। स्क्रीन पे आप सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं आज के लाइव सेशन का, और इसमें आपको पूछा है मेमोग्राफी के बारे में पूछा है ना। मेमोग्राफी क्या है बताइए जल्दी से। कुकू कंचू सी बोल रहे हैं। सुगना कुमावत ए बता रहे हैं। राकेश रावत सी बोल रहे हैं। पूजा आर्या सी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर जो है सी है ना। ऑलमोस्ट सबका करेक्ट है। मेमोग्राफी क्या होती है? एक्सरे ऑफ ब्रेस्ट, है ना। ब्रेस्ट का जो एक्सरे होता है उसको बोलते हैं मेमोग्राफी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन आज के सेशन का। हाल ही के दिनों में कॉर्निया प्रत्यारोपण, है ना, कॉर्निया का जो ट्रांसप्लांट होता है ना, काफ़ी प्रचलित हुआ है। इसका कारण क्या है? कॉर्निया ट्रांसप्लांट बहुत इजीली हो जाता है ना, इसका कारण क्या है? ज़्यादा फेमस हो गया है, ज़्यादा प्रचलित हो गया है, इसका कारण क्या? फर्स्ट ऑप्शन पढ़िए, इसको संरक्षित करना आसान है ना, इजी टू प्रिजर्व। बी ऑप्शन, आसानी से प्रत्यारोपित किया जाता है, इजीली उसको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। सी ऑप्शन देखिए, इट कैन बी इजीली ऑब्टेन, इसको आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। या डी, कॉर्निया इज ए वेस्कुलर, है ना। ए वेस्कुलर का मतलब कि जो ब्लड की सप्लाई नहीं होती उसको बोलते हैं ए वेस्कुलर। वेस्कुलर मतलब जहाँ ब्लड की सप्लाई ज़्यादा होती है उसको वेस्कुलर बोला जाता है। ए वेस्कुलर यानी कॉर्निया में ब्लड की सप्लाई ज़्यादा नहीं होती इस वजह से। बताइए थर्ड का आंसर आपको देना है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। उमा कुमारी डी बता रहे हैं, कॉर्निया इज ए वेस्कुलर, ठीक है। कुक्कू भी डी बता रहे हैं। राकेश रावत डी बोल रहे हैं। पूजा आर्या डी बता रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन आज के लाइव सेशन का आप देख रहे हैं, और इसमें बताना है कि कॉर्निया का ट्रांसप्लांट जो होता है बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, ज़्यादा प्रचलित हो गया, इन दिनों में बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसका कारण ही क्या है ना। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। सुगना कुमावत डी बता रहे हैं।
चलिए देखते हैं इसका आंसर। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, इजी इजी टू प्रिजर्व है ना, इजी, इसको इजी प्रिजर्व करना इजी, ये बात सही है। आसानी से ट्रांसप्लांट भी किया जा सकता है, इट कैन बी इजीली ऑब्टेन, ये बात भी सही है। मैंने बताया था कुछ क्वेश्चन में आपको मोर करेक्ट ढूंढना होता है ना, करेक्ट से मोर करेक्ट है ना। तो देखिए तीन तो करेक्ट है, लेकिन ये डी वाला जो ऑप्शन है वो मोर करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये मेन मुद्दे की बात कर रहा है। कॉर्निया क्या है? ए वेस्कुलर होता है, इसलिए इसका ये तीनों चीज़ें इस पर डिपेंड कर रही है, क्योंकि ये कैसा है? ए वेस्कुलर है, इसमें ब्लड की सप्लाई नहीं होती है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए आज के लाइव सेशन का, बताइए। फोर्थ क्वेश्चन आज के लाइव सेशन का, एक नवजात शिशु में से थाइमस है ना, थाइमस ग्लैंड अगर नवजात शिशु जो है उसमें से हटा देंगे तो किसका उत्पादन नहीं होगा? सर्जिकल रिमूवल ऑफ थाइमस ऑफ अ न्यू बॉर्न शेल रिजल्ट इन फेलियर टू प्रोड्यूस, किसका प्रोडक्शन या उत्पादन नहीं हो पाएगा? फर्स्ट देखिए, मोनोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, या टी लिम्फोसाइट, या बेसोफिल्स, बताइए। एक जो नवजात शिशु है उसमें से अगर थाइमस जो ग्लैंड है उसको हटा देंगे तो क्या किसके प्रोडक्शन में फर्क पड़ेगा, है ना, किसका प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा? बताइए। नवजात शिशु में से थाइमस निकाल देने पर किसका उत्पादन नहीं होगा? उमा कुमारी सी बता रहे हैं, टी लिम्फोसाइट। राकेश रावत बी बता रहे हैं, बी लिम्फोसाइट बोल रहे हैं नहीं। कल्पेश खड़िया सी बता रहे हैं। बताइए, जल्दी से कमेंट करते जाइए आप। कमेंट करते जाइए। फोर्थ क्वेश्चन देख रहे हैं आज के लाइव सेशन का आप। कुकू सी बता रहे हैं, सुगना भी सी बता रहे हैं, पूजा आर्या सी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, थाइमस ग्लैंड निकाल देंगे तो किसका प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, है ना? मोनोसाइट, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और बेसोफिल, है ना। तो इसका राइट जो आंसर है वो है सी, यानी कि टी लिम्फोसाइट। देखिए, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दोनों का जो प्रोडक्शन जहाँ पे होता है, मतलब बनती तो ये बोन मेरो में, कहाँ पे बनती है? बोन मेरो में, अस्थि मज्जा में, है ना। अस्थि मज्जा में बनती है, लेकिन टी लिम्फोसाइट जो होती है, टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन, मैच्योरेशन जो होता है वो कहाँ पे होता है? थाइमस में होता है, ठीक है। इसलिए क्या होगा, इसका प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। देखिए एंटीजन के बारे में पूछा, एंटीजन क्या है ना, बताइए। आज के लाइव का फिफ्थ क्वेश्चन आप देख रहे हैं, एंटीजन, है ना। एंटीजन के बारे में पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन पढ़िए, ऐसे रसायन जो वेनम के स्रावण को उत्तेजित करते हैं। एंटीजन के बारे में बोल रहे हैं, ऐसे रसायन जो वेनम के स्रावण को उत्तेजित करते हैं। बी वैक्सीन है, या सी एंटीबॉडी के निर्माण को उत्तेजित करने वाले रसायन है, या डी शरीर के रक्षा तंत्र का भाग है। बताइए, फिफ्थ क्वेश्चन आप देख रहे हैं। एंटीजन क्या है ना, एंटीजन के बारे में पूछा है। एंटीजन के बारे में पूछा है। फर्स्ट कमेंट आ गया, उमा कुमारी सी बता रहे हैं। एंटीजन के बारे में पूछा है ना, एंटीजन क्या है, एंटीजन के बारे में पूछा है, बताइए। फर्स्ट देखिए, सब्सटेंस विच स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ वेनम, बी वैक्सीन, या सी एन एंटीबॉडी प्रोडक्शन स्टिमुलेटिंग एजेंट, या डी पार्ट ऑफ द बॉडी डिफेंस सिस्टम, है ना। बताइए। कुकू सी बता रहे हैं। राकेश सी बता रहे हैं। जीवन मेघवाल भी सी बता रहे हैं। पूजा आर्या सी बता रहे हैं।
चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए एंटीजन के बारे में पूछा है। एंटीजन, एंटीजन क्या होते हैं? एंटीजन फॉरेन, इनको पैथोजन या फॉरेन पार्टिकल है ना, फॉरेन पार्टिकल। फॉरेन पार्टिकल का मतलब क्या है? फॉरेन पार्टिकल का मतलब कि कोई बाहर से कोई पार्टिकल जब किसी एनिमल की बॉडी में एंटर करता है उसको फॉरेन पार्टिकल बोलते हैं या पैथोजन बोलते हैं ना। अगर बाहर से कोई पैथोजन या कोई फॉरेन पार्टिकल अपनी बॉडी में आएगा तो अपनी बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है ना, इम्यून सिस्टम है, वो एक्टिव हो जाएगा और वो क्या करेगा, उसके खिलाफ, उसके विरुद्ध एंटीबॉडी बनाएगा, क्योंकि उसको खत्म करेगा ताकि वो कहीं अपनी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाए, है ना। तो उस हिसाब से राइट आंसर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंटीबॉडी प्रोडक्शन स्टिमुलेट, है ना, मतलब कि वो आया उसकी वजह से एंटीबॉडी बनी, तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन को इसने स्टिमुलेट किया ना, उत्तेजित किया, इसलिए सी आंसर इसका राइट होगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। 6 देखिए, डीपीटी वैक्सीन इज इन एग्जाम्पल हो, है डीपीटी टीका एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? पैसिव इम्यूनिटी का, एक्टिव इम्यूनिटी का, बोथ या इंटरफेरोन का? बताइए, डीपीटी जो है किसका उदाहरण है ना, बताइए। डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस, है ना, इसकी फुल फॉर्म होती है डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस। बताइए, 6 का आंसर आपको बताना है। डीपीटी की वैक्सीन टीबी में यूज होती है, पता ही होगा आपको, है ना। अब ये जो है किस टाइप का इम्यूनिटी है ना, एक्टिव इम्यूनिटी है, पैसिव इम्यूनिटी है, या फिर बोथ, या फिर इंटरफेरॉन? सुगना नहीं, ये तो 5th का बता रहे हैं। कुक्कू ए बता रहे हैं पैसिव इम्यूनिटी, कल्पेश बी बता रहे हैं एक्टिव इम्यूनिटी। ओके, कमेंट करते जाइए आप। उमा कुमारी ए बता रहे हैं, राकेश रावत भी ए बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका क्या होगा। देखिए, इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, पैसिव इम्यूनिटी और एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव में क्या होता है, रेडीमेड अगर जो एंटीबॉडी है वो बाहर से प्रोवाइड करवाई दी जाती है तो उसको बोलते हैं पैसिव, क्योंकि बॉडी को कोई वर्क करना ही नहीं, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको कोई काम नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। और बॉडी का इम्यून सिस्टम खुद जब एंटीबॉडी बनाता है तो उसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, है ना। तो डीपीटी में क्या होता है कि अपने को निष्क्रिय रूप में वो जो बैक्टीरिया के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वैक्सीन के रूप में दिए जाते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, बॉडी खुद एक्टिवली क्या करती है, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है ना। तो ये किसका एग्जांपल है, एक्टिव इम्यूनिटी। जैसे पैसिव का अगर एग्जांपल देखें तो एक एंटीबॉडी होती है जिसका नाम होता है आईजीजी, है ना, आईजीजी, है ना। ये जो एंटीबॉडी होती है ये मदर से न्यूबॉर्न जो बेबी होता है उसके उसमें आ जाती है ना, और ये प्लेसेंटा पार करके आती है, मतलब कि प्लेसेंटा के थ्रू आती है ना। तो इसको याद भी रखिए, आईजीजी प्लेसेंटा पार करके। तो आईजीजी जो एंटीबॉडी होती है वो किस टाइप की होती है, वो पैसिव, सीधी जो मदर है वो सीधी, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी है उसका इम्यून सिस्टम अभी इतना डेवलप नहीं है, तो माँ क्या कर रही है, उसको इम्यूनिटी दे रही है ना। तो ये पैसिव का एग्जाम्पल है। एक्टिव का एग्जाम्पल तो यही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन देखिए आज के लाइव सेशन का। विच एंटीबॉडी इज कॉल्ड सिक्रेटरी एंटीबॉडी, है ना। को थोड़ा क्वेश्चन शायद अब ठीक है, बताइए निम्न में से कौन सी एंटीबॉडी को स्त्रावी एंटीबॉडी कहा जाता है? स्त्रावी, है ना, सिक्रेटरी, आईजीई, अभी अभी मैंने आईजीजी की बात कर रहा था ना, है ना। बताइए,
IgE, IgA, IgG या IgM, है ना? बताइए इसमें से कौन सी सिक्रेटरी एंटीबॉडीज है ना? बताइए सिक्रेटरी एंटीबॉडी आपको बताना है। IgE, IgA या फिर IgG या IgM, है ना? सिक्रेटरी एंटीबॉडी पूछा है, बताइए। 7th क्वेश्चन आज की लाइव सेशन का। उमा कुमारी 7th का C बता रहे हैं IgG, राकेश B बता रहे हैं IgA, कल्पेश खड़िया A बता रहे हैं, जीवन मेघवाल B बता रहे हैं, कुक्कू B बता रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका जो राइट आंसर है वो है B, है ना? IgA को क्या बोलते हैं? सिक्रेटरी एंटीबॉडी बोलते हैं, क्योंकि ये म्यूकस का प्रोडक्शन जो होता है उसमें इसका रोल होता है, म्यूकस का स्त्रावण में इसका रोल होता है, म्यूकस का सिक्रेशन करवाती है ना, इसलिए इसको बोलते हैं सिक्रेटरी एंटीबॉडी। आगे बढ़ते हैं, देखिए 8th क्वेश्चन। वैक्सीन क्या है ना? टीका होता है, ठीक है। टीका क्या है? जीवित मुख से लिया जाने वाला रोगाणु है, या इनएक्टिवेटेड एंटीजन है, अक्रिय एंटीजन है, या इनएक्टिवेटेड पैथोजन है, या कंप्लीट पैथोजन है? बताइए वैक्सीन क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए वैक्सीन क्या है? वैक्सीन के बारे में पूछा है, वैक्सीन क्या है? लाइव ओरल पैथोजन है, इनएक्टिवेटेड एंटीजन है, या इनएक्टिवेटेड पैथोजन है, या कंप्लीट पैथोजन है? वैक्सीन के बारे में पूछा है, वैक्सीन क्या है ना? टीका जो हम लगाते हैं अलग अलग है ना, कोरोना काल में भी अलग अलग टीके हमने लगवाए हैं, और अलग अलग डिजीज़ के लगाते हैं ना, टीबी का है या फिर, है ना, अलग अलग पोलियो का टीका लगाते हैं ना, अलग अलग डिजीज़ के टीके लगवाते हैं। तो टीके में होता क्या है? जीवित मुख से लिया जाने वाला रोगाणु, इनएक्टिवेटेड एंटीजन है, या इनएक्टिवेटेड पैथोजन है, या कंप्लीट पैथोजन है? क्या होता है बताइए। फर्स्ट आंसर किसका आया है? राकेश B बता रहे हैं, इनएक्टिवेटेड एंटीजन बोल रहे हैं। जीवन मेघवाल भी B बता रहे हैं, उमा कुमारी C बता रहे हैं, ठीक है। मनीष गरासिया D बता रहे हैं, कमेंट करते जाइए आप जल्दी से। वैक्सीन के बारे में पूछा है, 8th क्वेश्चन आप देख रहे हैं, मनीष गरासिया D बता रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए फर्स्ट बोला है कि जीवित मुख से लिया जाने वाला, मतलब ओरली अपन वैक्सीन लेते हैं, ओरली तो लेते ही नहीं, ये तो रॉन्ग हो गया, ठीक है। इनएक्टिवेटेड एंटीजन भी नहीं है, है ना, एंटीजन नहीं है ना। इनएक्टिवेटेड पैथोजन, हाँ ये बिल्कुल सही है कि जो पैथोजन होता है, मतलब जिस डिजीज का टीका अपन लगवा रहे हैं उसी डिजीज का पैथोजन होता है, लेकिन वो कैसा होता है? इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है। अगर एक्टिवेटेड फॉर्म में होगा तो डिजीज हो जाएगी, इसलिए हम कैसे लेते हैं? इनएक्टिवेटेड फॉर्म में लेते हैं, ताकि जैसे ही वो बॉडी में जाएगा तो बॉडी में वो एज ए, जैसे वो बॉडी में एंटर किया तो बॉडी फिर उसके खिलाफ क्या बनाएगी? एंटीबॉडी बनानी शुरू कर देगी, ठीक है। और
शरीर में उसके प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता है ना, इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, कंप्लीट नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए, नाइन्थ का आंसर आपको देना है। कैंसर में शामिल जीन्स है ना, कैंसर कौन सा जीन है जिससे कैंसर होता है? कैंसर जीन, ऑन्कोजीन्स या ट्यूमर जीन्स या रेगुलर जीन्स? बताइए, नाइन्थ का आंसर आपको देना है। कौन से कैंसर में शामिल जो जीन्स होते हैं उसका आपको नाम बताना है। उमा गुबारी का कमेंट आ गया, बी बता रहे हैं, वो ऑन्कोजीन्स बोल रहे हैं। राकेश बी बता रहे, कुक्कू बी बता रहे हैं। कल्पेश बी बता रहे हैं। कल्पेश भी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, फर्स्ट लिखा है कैंसर जीन। कैंसर जीन तो होता है, कैंसर की बात कर रहे हैं, बट कैंसर जीन नहीं बोलते हैं उसको, ऑन्कोजीन है ना, ये राइट आंसर है। ऑन्कोजीन बोलते हैं क्योंकि ऑन्कोस जो वर्ड है ना, ऑन्कोस, ऑन्कोस जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड है ना, नहीं सॉरी ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड्स का इवोल्यूशन वहाँ से निकला है, और इसका मतलब जो होता है वो होता है ट्यूमर या कैंसर, है ना, ट्यूमर या कैंसर। कैंसर तो पता ही होगा आपको, कैंसर क्या होता है, देखो ये भी समझ लो। चलो, इसका राइट आंसर बी होगा। जो अपन कैंसर बोलते हैं ना, कैंसर क्या होता है समझिए शॉर्ट में। कैंसर जो आप बोल रहे हैं वो क्या होता है, अपनी बॉडी में जो सेल्स होती है ना, बॉडी की जो सेल्स होती है उसमें एक गुण होता है, उसमें एक कैरेक्टर होता है, उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, है ना, मतलब जो सेल है ना, जैसे ये सेल है, ये सेल है, तो एक दूसरे को कांटेक्ट कर रही है, और वो इनहिबिशन मतलब रोकती है कि भाई आपको आप मल्टीप्लाई हो सकते हो, लेकिन एक लिमिट तक, ऐसे नहीं कि अनलिमिटेड आप ग्रोथ करने लग जाओ। तो ये सेल जो है, आस पड़ोस वाली जो ये सारी सेल इस सेल को रोकेगी, मतलब एक लिमिट में ही ग्रोथ करने देगी, है ना, तो एक लिमिट टाइम के बाद ये डिवाइड होगी। ठीक है, लेकिन अगर कुछ ऐसा बॉडी में हो जाए कि कोशिका का जो गुण है कॉन्टेक्ट इनहिबिशन का वो खत्म हो जाए, तो फिर क्या होगा, जो सेल है वो अनकंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन करने लग जाएगी। उससे क्या होगा, कोशिकाओं का गुच्छा बन जाएगा। ठीक है, क्लम्प बन जाएगा, और उस गुच्छे को ही तो अपन क्या बोलते हैं, कैंसर। क्या बोलते हैं, कैंसर। और ये दो टाइप का होता है, एक में तो क्या है, वो जो गुच्छा बनेगा वो मूव करेगा पूरी बॉडी में, ये ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर वो गुच्छा हार्ट में चला गया, ब्रेन में चला गया, तो सडन डेथ हो जाएगी। और एक जो होता है वो पर्टिकुलर जगह पे रहता है, वो कम खतरनाक होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 10th क्वेश्चन, विच इज नॉट कैंसर, है ना, निम्न में से कैंसर नहीं है, कौन सा इसमें से कैंसर नहीं है आपको बताना है। फर्स्ट देखिए ल्यूकेमिया, बी देखिए ग्लूकोमा, कार्सिनोमा या सार्कोमा। बताइए कौन इसमें से कौन सा कैंसर का एग्जाम्पल या नाम नहीं है ना, बताइए। विच इज नॉट कैंसर, ल्यूकेमिया, ग्लूकोमा, कार्सिनोमा, सार सार्कोसोमा, सार्कोमा सॉरी। बताइए जल्दी से, 10th क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। विच इज नॉट अ कैंसर, है ना,
10th का उमा बी बता रहे हैं, ग्लूकोमा बता रहे हैं, कल्पेश डी बता रहे हैं, सार्कोमा बता रहे हैं, जीवन मेघवाल डी बता रहे हैं। जल्दी से आप कमेंट करते जाइए, आपको बताना है। 10th क्वेश्चन आप देख रहे हैं, निम्न में से कैंसर कौन सा नहीं है, कौन सी डिजीज जो है वो कैंसर नहीं है, है ना? ल्यूकेमिया, ग्लूकोमा, सार कार्सिनोमा या सार्कोमा। राकेश ए बता रहे हैं, ल्यूकेमिया बता रहे हैं, कल्पेश ग्लूकोमा बोल रहे हैं, कुलदीप पटेल बी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। फर्स्ट देखिए, ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर होता है ना? कार्सिनोमा भी कैंसर होता है, ठीक है, सार्कोमा भी कैंसर होता है, लेकिन ग्लूकोमा जो होता है वो आई से रिलेटेड होता है। आंख की जो नर्व होती है वो डैमेज हो जाती है, ऑप्टिक नर्व जो डैमेज हो जाती है, जिसमें देखने में फिर दिक्कत आती है, वो होता है ग्लूकोमा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुक्कू बी बिल्कुल सही है आपका। चलिए 11th देखते हैं। दुनिया में पुरुषों में सर्वाधिक पाए जाने वाला कैंसर कौन सा है ना? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्यूमर इन द वर्ल्ड, है ना? मेल में पाए जाने वाला सबसे कॉमन कैंसर कौन सा है? ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ब्लड कैंसर या पल्मोनरी कैंसर? बताइए। सबसे कॉमन जो पुरुषों में, मेल में पाया जाता है ना, बताइए। राकेश डी बता रहे, पल्मोनरी कैंसर बोल रहे हैं। कुलदीप पटेल डी बता रहे हैं, पल्मोनरी कैंसर। उमा कुमारी बी बता रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर। जीवन मेघवाल डी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए फर्स्ट देख रखा है ओरल कैंसर, नहीं ये नहीं होता है, ब्रेस्ट भी नहीं होगा, ब्लड नहीं है, पल्मोनरी है ना। डी आंसर जो होगा इसका राइट होगा, है ना। वर्ल्ड में अगर मेल पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा होने वाला जो कैंसर है वो पल्मोनरी कैंसर है ना। और अगर फीमेल की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर होगा। फीमेल की जब बात करेंगे तो कौन सा होगा? ब्रेस्ट कैंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन आज के लाइव सेशन का। एन एंटीबॉडी इज, है ना, एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी रक्त का अवयव कंपोनेंट है ना। कंपोनेंट इज ब्लड, कंपोनेंट ऑफ ब्लड। सेकंड देखिए, स्तनधारियों की इरिथ्रोसाइट का स्त्रावण है, सिक्रीशन ऑफ मेमेलियन इरिथ्रोसाइट। या सी, अणु जो विशिष्ट रूप से एंटीजन से अक्रिय होता है। या डी, श्वेत कणिकाएं जो प्रवेश करते बैक्टीरिया पर हमला करती है। बताइए। 12th का आंसर आपको देना। सॉरी, कोई बात नहीं उमा। पल्मोनरी मेल में और फीमेल की बात करें वर्ल्ड में तो ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे ध्यान रखना। चलिए फर्स्ट कमेंट कुलदीप का आया है, 12th का डी बता रहे हैं वो, श्वेत कणिकाएं जो प्रवेश करते बैक्टीरिया पर हमला करती है। रचना कलाल डी बता रहे हैं, लवीना शर्मा भी डी बता रहे हैं, राकेश रावत डी बता रहे हैं।
यहाँ पे हिंदी, ये सी वाला जो ऑप्शन है हिंदी में थोड़ा सा करेक्शन है। क्या लिखा है? अणु जो विशिष्ट रूप से एंटीजन से नहीं, एंटीजन को अक्रिय करते हैं, है ना, ये ध्यान रखना, अक्रिय करते हैं, सी वाले में ध्यान रखना। और रक्त का अवयव है ना, और इंग्लिश में यहाँ कंपोनेंट ऑफ ब्लड, ठीक है, ऑफ ब्लड, ठीक है, ये करेक्शन है। अब बताओ, राकेश रावत डी बता रहे हैं, लवीना डी बता रहे हैं। एंटीबॉडी के बारे में पूछा है ना, कल्पेश खड़िया सी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्या पूछा है, एंटीबॉडी। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने डिस्कस किया था एंटीबॉडी और एंटीजन क्या था। एंटीजन जो बाहर से पैथोजन या फॉरेन पार्टिकल जब बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उसके खिलाफ अपना जो प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि अपना जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है, और वो उसके खिलाफ उसको लड़ने के लिए क्या बनाता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है ना। उसके आधार पर देखिए ब्लड का कंपोनेंट बोल सकते हैं अपन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए स्तनधारियों की इरिथ्रोसाइट का स्रावण नहीं, ये तो नहीं है। फिर देखिए अणु जो विशिष्ट रूप से एंटीजन को अक्रिय करते हैं, ये बात ही तो है ना। अणु जो होते हैं, ऐसे अणु हैं वो क्या करते हैं, अक्रिय करते हैं या नष्ट करते हैं, ठीक है। और श्वेत कणिका नहीं, वो नहीं, ठीक है। श्वेत कणिकाएं जो प्रवेश करते हैं बैक्टीरिया पर हमला करती है, नहीं ये, ठीक है। WBC भी अटैक करती है, ये भी करेक्ट है, बट यहाँ पे मोर करेक्ट जो डेफिनेशन जो आ रही है वो सी है ना। सी वाला ऑप्शन जो होगा राइट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 13 का आंसर आपको देना है। एम्फीसेमा है ना, एम्फीसेमा किसको लेने के कारण होता है, नारकोटिक्स, हेरोइन, स्मोकिंग या ओपियोइड्स। बताइए एम्फीसेमा जो है डिजीज है वो किसके कारण होती है। कुकुडी बिल्कुल सही है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 का बताइए अब। एम्फीसीमा के बारे में बताना, एम्फीसीमा किसके कारण होता है, किसको लेने से होता है, नारकोटिक्स, हेरोइन, धूम्रपान या ओपियोइड्स। थर्टीन का कुलदीप का कमेंट आ गया, कुलदीप सी बता रहे हैं स्मोकिंग, राकेश भी सी बता रहे हैं, उमा कुमारी सी बोल रहे हैं। कुकू सी बता रहे हैं। देखिए 13 क्वेश्चन एम्फीसीमा के बारे में पूछा है। एम्फीसीमा क्या होता है, सीओपीडी भी बोलते हैं, इसको ध्यान रखिए, सीओपीडी भी बोलते हैं। एम्फीसीमा को क्या बोलते हैं, सीओपीडी, क्या बोलते हैं, सीओपीडी भी बोलते हैं। बताइए जीवन मेघवाल सी बता रहे हैं। एम्फीसीमा किसके कारण होता है ना, क्रॉनिक, फुल फॉर्म देखे तो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है ना, लंग से रिलेटेड होती है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ठीक है। लंबे टाइम तक खांसी आएगी है ना, खराश रहेगी, थकान आ जाएगी है ना, इस टाइप के सिम्टम्स आते हैं इसमें। इसका राइट जो आंसर होगा वो क्या है, सी है ना, स्मोकिंग के कारण होता है। जो धूम्रपान जो लोग करते हैं उसके कारण क्या हो जाता है, सीओपीडी हो जाता है ना, लंबे टाइम तक धूम्रपान करने से सीओपीडी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 14 है ना, आज के सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है।
अफीम किस में प्राप्त होती है? ओपियम इज गोट फ्रॉम, है ना। अफीम कहाँ से प्राप्त होती है? फर्स्ट ऑप्शन देखिए थिया साइनेंसिस, बी ऑप्शन कॉफी अरेबिका, या ओराइजा सटाइवा, या फिर पेपेवर सोमनीफेरम, है ना, सोमनीफेरम सॉरी। बताइए। अफीम कहाँ से प्राप्त होती है बताना है। फर्स्ट कमेंट राकेश, राकेश आ गया, डी बता रहे हैं वो, ठीक है। जीवन मेघवाल डी बता रहे हैं। राकेश रावत, कुलदीप, कुक्कू, मनीष, जीवन, हाँ सब जने डी बता रहे हैं, वेरी गुड। चलिए देखते हैं इसका आंसर। उमा कुमारी भी डी बता रहे हैं। ओपियम, है ना, ओपियम की बात करिए, अफीम कहाँ से प्राप्त होता है? अफीम, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए थिया साइनेंसिस, थिया साइनेंसिस किसको बोलते हैं? चाय, है ना, चाय का साइंटिफिक नेम है थिया साइनेंसिस। फिर कॉफी अरेबिका, ये कॉफी का साइंटिफिक नेम है ना। फिर देखिए ओराइजा सटाइवा, ये किसका है? चावल का, है ना, चावल, है ना, राइस। और पेपरवर सोमनीफेरम, है ना, ये जो अफीम का जो प्लांट होता है उसका साइंटिफिक नेम है, और अफीम के प्लांट से ही अपने को ओपियम प्राप्त होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, है ना। सबका करेक्ट है, वेरी गुड। पेपर, हाँ बिल्कुल सही है, सबका करेक्ट है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, बताइए। लास्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ज़्यादा अल्कोहल पीने से यकृत यानी कि लीवर क्षतिग्रस्त होने लगता है, किस कारण से? कोई व्यक्ति है जो ज़्यादा लगातार शराब पीते जा रहा है ना, तो उसका लीवर खराब हो रहा है। तो उसमें क्यों लीवर खराब क्यों हो जाता है? फर्स्ट देखिए अधिक वसा के जमाव के कारण, फैट ज़्यादा एक्युमुलेशन होता है उसकी वजह से, अधिक ग्लाइकोजन संग्रहण के कारण, या फिर सी अधिक पित्त स्त्रावण के कारण, या फिर डी यकृत को अल्कोहल का निराविषीकरण करना पड़ता है। बताइए। 15 आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। ज़्यादा अल्कोहल पीने से लीवर डैमेज होता है, इसका कारण क्या है? फर्स्ट कमेंट राकेश का आ गया, राकेश डी बता रहे हैं, मतलब कि हैज़ टू डिटॉक्सिफाई, अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करना पड़ता है उसकी वजह से। उमा कुमारी डी बता रहे हैं, कुक्कू भी डी बता रहे हैं। जल्दी से आप कमेंट करते जाइए। लास्ट में आपको फीडबैक जरूर देना है ना, क्लास कैसी लगी आपको फीडबैक जरूर देना है। लास्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, जल्दी से आप कमेंट करते जाइए। चलिए देखते हैं, कुलदीप पटेल भी डी बता रहे हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन बता रखा है जो है अक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस ऑफ फेस्ट ना, अधिक वसा के जमाव के कारण। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यही आंसर करेक्ट है, ठीक है। फिर भी अपन देख लेते हैं बी वाला। देखिए अधिक ग्लाइकोजन का संग्रहण जो होता है वो लीवर करता है, ये बात सही है, लेकिन इसकी वजह से डैमेज होता है, ये बात रॉन्ग है, ठीक है। फिर देखिए सिक्रीट मोर बाइल, नहीं ये बात गलत हो गई। यकृत को अल्कोहल का निराविषीकरण डिटॉक्सिफाई तो वो करता ही है। लीवर जो होता है बॉडी की मशीनरी होता है, लीवर का मेन काम ही यही है कि वो क्या करता है, अपन जो भी खा रहे हैं उसको जो टॉक्सिक है उसको लेस टॉक्सिक में चेंज करना। तो अल्कोहल को वो किस में चेंज करता है? अल्कोहल, जो व्यक्ति अल्कोहल ले रहा है उसको वो बॉडी किस में चेंज करती है?
एल्डिहाइड में चेंज करती है ना। मतलब ये ज़्यादा नुकसानदायक है या ज़्यादा जहरीला है, ज़्यादा पॉइजनस है, इसको कम पॉइजनस में चेंज करती है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, लास्ट में बाई प्रोडक्ट जो बनते हैं ना, बाई प्रोडक्ट जो बनते हैं उसमें फैट बनती है। क्या बनती है? फैट। मतलब इनडायरेक्टली फैट का प्रोडक्शन हो रहा है ना। मतलब अल्कोहल को निराविषीकरण तो हो ही रहा है, अल्कोहल का निराविषीकरण तो हो ही रहा है, बट डैमेज किसके कारण हो रहा है? फैट के कारण। फैट जो बन रहा है ना, इसके कारण वो लीवर जो होता है डैमेज होने लग जाता है। तो अक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस फैट, एक्सेस फैट जमा हो जाता है, उसके कारण लीवर जो होता है वो डैमेज होने लगता है ना। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, आज के सेशन के लिए इतना ही क्वेश्चन थे। कल हम वापस नए टॉपिक के नए क्वेश्चन के साथ जुड़ेंगे। ऐसे आप बने रहिए ताकि आपकी जो तैयारी है वो और भी अच्छी तरीके से हो पाए और आपका सिलेक्शन पक्का हो पाए, है ना। और अगर आप ऑफलाइन आना चाहें तो हमारा सेंटर उदयपुर में है, और ऑनलाइन अगर कोर्स परचेज करना चाहें तो डॉक्टर मेहताज ऑनलाइन एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे भी हम बहुत सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस नोटिफिकेशन वगैरह डालते रहते हैं, तो वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप अपना फीडबैक ज़रूर दें, क्लास कैसी लगी आपको। थैंक यू राकेश, कुक्कू थैंक यू, उमा कुमारी थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे आप बने रहिए और कल मिलते हैं ना। चलिए, वेरी गुड उमा।